हे गाइस, द स्ट्रगल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। कई बार लाइफ में बहुत सारे ऐसे काबिल स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सारे जानकारी तो हैं, मगर आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने आपको नहीं बताना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए। मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूपीएससी के बारे में। और हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रहते हैं स्टूडेंट के पास, तो इसलिए मैं सोचा हूं कि इस वीडियो में यूपीएससी के बारे में डिटेल्स में जितना हो सके डिटेल्स में बात करने की प्रयास करेंगे। और हाँ, मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ये इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि मैं भी जानता हूं। चलिए शुरू करता हूं। यूपीएससी के बारे में जानने से पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अब बताता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, जिसपे बहुत सारे कायदे कानून के बारे में लिखा रहता है, जैसे कि आपको बहुत सारे पावर, राइट्स, ड्यूटीज, प्रिंसिपल आपको प्रोवाइड करता है। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हर रिलीजन का एक होली बुक होता है, वैसे एक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब बताता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने ब्रांच होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ब्रांच होता है, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर, तीसरा जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव को हमारा प्राइम मिनिस्टर लीड करता है और जुडिशरी को जितनी भी कोर्ट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट है इस पे आता है। और लेजिस्लेचर क्या होता है, जहां पर कानून की चर्चा हो, एक असेंबली होता है, एक ग्रुप होता है पार्लियामेंट में, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। तो आपको इतना आइडिया हो गया हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों जानना जरूरत है, ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानना जरूरत है। तो ये क्यों यूपीएससी के बारे में जानने से पहले ये क्यों जरूरत होता है? क्योंकि यूपीएससी आपको एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो इस पे बहुत सारे घोटाला हो सकता है, बहुत सारे पॉलिटिक्स हो सकता है ना। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे पैसे से भी मतलब लोग इंटरव्यू देते हैं, मतलब कि बहुत सारे घोटाले होता है, कुछ भी चेंज कर देता है, कहीं मतलब किसी भी टाइम में चेंज कर देता है रूल्स रेगुलेशन। तो ये सब ना हो, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया है। और आपको ये भी जानना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स होते हैं। 25 पार्ट्स में 448 आर्टिकल्स होते हैं और 12 शेड्यूल्स होते हैं। और दोस्त, बस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना काफी है। अब बात करते हैं यूपीएससी क्या होता है। यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को ऑल इंडिया सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट करता है। इस रिक्रूटमेंट एजेंसी को 10 मेंबर और एक चेयरमैन के द्वारा बनाया गया है। इन सभी को हमारा प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। और हाँ, यूपीएससी भी एक इंडिपेंडेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट फंडामेंटल बॉडीज 14 मतलब पार्ट 14 में आर्टिकल नंबर 315 टू 323 के अंदर डिटेल्स में बताया गया है। अब बात करेंगे कौन सी ऐसी एग्जाम है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। पहले नंबर पे मैं बात करता हूं एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में। एनडीए एग्जामिनेशन मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस एग्जाम के थ्रू आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में आपको डायरेक्ट ऑफिसर लेवल की जॉब मिलती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आर्मी के लिए सिर्फ 12 पास होना चाहिए। अगर
आप एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स और मैथ होना चाहिए 12 पास में। एज लिमिट की बात करें तो आपको 16.5 से 19.5 तक होना चाहिए। पहले रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद एसएसबी। दूसरी नंबर पे है सीडीएस एग्जामिनेशन, मीन्स कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्ट आप ऑफिसर लेवल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है? आर्मी में 2 सेक्शंस होता है, एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी और एक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, मगर एनडीए एग्जामिनेशन के लिए फीमेल कैंडिडेट नहीं एलिजिबल है। क्लियर कर दो फिर से, एनडीए एग्जामिनेशन के लिए फीमेल कैंडिडेट नहीं एलिजिबल है, मगर ओटीए के थ्रू फीमेल कैंडिडेट इंडियन आर्मी में, सिर्फ इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक में ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएटेड होना चाहिए और नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इंडियन मिलिट्री के लिए आपको एज लिमिट होना चाहिए 19 से 24, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 और नेवल एकेडमी के लिए 20 से 22 और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 से 23। तीसरे नंबर पे है सीएपीएफ एग्जामिनेशन। सीएपीएफ मीन्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट होते हो सिक्योरिटी फोर्स की, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसके लिए आपको ग्रेजुएटेड होना चाहिए। इसके साथ आपकी एज लिमिट 20 से 25 होना चाहिए। इस एग्जाम के लिए फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। चौथी नंबर पे है आईईएस एग्जामिनेशन। आईईएस मीन्स इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में 4 कैटेगरी होता है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस चारों इंजीनियरिंग के लिए आप इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। इस एग्जाम के लिए आपको क्वालिफाई, मतलब कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट कितना होना चाहिए? एज लिमिट 21 से 30 होना चाहिए। और इस कैटेगरी की अलग अलग मतलब पोस्ट मिलता है, जैसे कि रेलवे हो गया, बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिलते हैं अलग अलग। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं इस वीडियो में दे दूंगा। 5th नंबर पे है सीएमएस एग्जामिनेशन। सीएमएस मीन्स कॉम्बाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन। कॉम्बाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडियन रेलवे, इंडियन ऑर्डिनेंस और ऑल्सो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इस पे आप जॉब करते हो मेडिकल ऑफिसर के थ्रू। और इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए प्रैक्टिकल पास के साथ। इस एग्जाम की एज लिमिट भी 21 से 32। 6th नंबर पे है कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट जियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के थ्रू आपको जो भी पोस्ट मिलेगा उसको 2 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है। पहले नंबर पे ग्रुप ए, दूसरे नंबर पे है ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर आता है जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट एंड केमिस्ट। ग्रुप बी में आता है जूनियर हाइड्रो जियोलॉजिस्ट। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जियोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएटेड होना चाहिए जियो साइंस में। जियो फिजिक्स के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएटेड होना चाहिए फिजिक्स में। और केमिस्ट के लिए केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएटेड होना जरूरी है। जूनियर हाइड्रो जियोलॉजिस्ट के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएटेड होना जरूरी है। अब एज लिमिट की बात करें
पहले ग्रुप ए के लिए आपको एज लिमिट 21 से 32 है और ग्रुप बी के लिए 21 से 35 है। 7th नंबर पे है IES ISS। आपको लग रहा होगा कि IES तो मैं बता दिया हूं, फिर से IES क्या होता है। यहाँ पर IES मीन्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और ISS मीन्स इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, और इंडियन स्टैटिस्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएटेड होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, और मैथ स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएटेड हो तब भी होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 उसका एज लिमिट है। 8th नंबर पे मैं बात करूंगा इंडिया की सबसे पॉपुलर एग्जाम के बारे में, जो कि है CSE एग्जाम, जो आप लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नाम पे जानते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको ग्रेजुएटेड होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें 21 से 32 होना चाहिए एज लिमिट। और हाँ, अगर आपको मैं सभी एग्जाम के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको मोटा मोटा जितना जरूरत है वही बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको सभी एग्जाम के बारे में डिटेल्स में जानना है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेबस, सभी मतलब एक्सेट्रा जितने भी है प्रोसीजर ये सब जानना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करता हूं IFS एग्जाम के बारे में, मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी को आप थोड़ा सा अच्छी से समझिए। जैसे कि मैं 3 पार्ट में एलिजिबिलिटी को डिवाइडेड किया हूं। पहले नंबर पे है इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पे है साइंस, तीसरे नंबर पे अदर्स। तो इंजीनियरिंग मीन्स अगर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री हो किसी भी ब्रांच से, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास साइंस का कोई भी सब्जेक्ट की डिग्री हो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अदर्स में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, बोटानी, जोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स। अगर आप इसी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री किए होंगे तो आप इस एग्जाम के लिए एज लिमिट 21 से 22 होना चाहिए। सभी व्यूअर्स के लिए मेरा 2 रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करें ताकि स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाए यूपीएससी के बारे में। दूसरा रिक्वेस्ट है कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो गया हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हम अगली वीडियो में खुद को इम्प्रूव कर पाए। और हाँ, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मगर मैं कोशिश किया हूँ इस वीडियो में आपको सिंपल में बताने की यूपीएससी के बारे में। अगर वीडियो को आप पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।